अभी हमने किचन सिंक ड्रामा की बात की थी, जॉन ऑसबॉर्न की, जब हम स्टडी कर रहे थे एंग्री यंग मैन मूवमेंट की बात की थी। तो ये जो ड्रामा है ये भी कहीं ना कहीं किचन सिंक ड्रामा से कनेक्टेड है, फैमिली लाइफ से कनेक्टेड है, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। एंड इसका कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपको कहीं गूगल में मिलेगा, ना यूट्यूब में मिलेगा, नहीं किसी और मीडिया पे मिलेगा। सो एवरी पार्ट ऑफ दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो शायद आप बाहर किसी भी मटेरियल से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज विल हैव टू रीड द एंटायर। सो अर्नोल्ड वेस्कर वाज बोर्न इन 1932 एंड हाँ जी इसका कुछ भी बाहर नहीं है, नथिंग इज अवेलेबल अबाउट इट। हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर रियली। So I have tried my best to bring all important points, the entire story, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ मैंने लाने का प्रयास किया है। It took me the entire day, almost 6 to 7 hours to collect the data about this play, and finally it is in a good shape, and I'm very sure of you'll enjoy it. So let's start with the biographical details of Arnold Wesker. So he was born in 1932 and died in 2016. So he was a postmodern English dramatist. Not only dramatist, rather he has tried his hand in every genre. He has written short stories, he has written plays, poems, non-fictions, essays. कोई भी ऐसा genre बचा नहीं जो कि अर्नोल्ड वेस्कर ने छोड़ा। He is a passionate writer. फर्श से अर्श आपने सुना होगा, जमीन से आसमान की जो जर्नी होती है वो अर्नोल्ड वेस्कर ने जिंदगी की शुरुआत प्लम्बिंग से किया था, प्लम्बर का असिस्टेंट बन के किया था, and then he rose to the highest level of writing in British literature and wrote almost 50 plays, 4 volumes of short stories, 2 volumes of essays, and so many books on journalism. सारी हदें पार कर दी। चिल्ड्रंस जॉनरा में वेरी एंजॉय किया, चिल्ड्रंस की भी किताबें लिखी, पोएट्री भी लिखा, कोई भी जॉनरा छोड़ा नहीं, because he has found the taste of poverty. गरीबी क्या होती है वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, और हद तो तब हो गई जब वो एज अ पेस्ट्री कुक बेकर, जो कि पेस्ट्री बनाता है, वो काम कर रहे थे, और वहां से उनको आइडिया मिला अपनी पहले प्ले लिखने का, जो कि द किचन था 1957 में, व्हिच वाज मॉडल ऑन जो उन्होंने खुद की जर्नी उन्होंने जो सफर की थी, फुल ऑफ पॉवर्टी, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, वो सारी जो चीजें उन्होंने सफर की थी। तो वो किचन में पेस्ट्री बनाते बनाते उनको ये आइडिया आया, नॉर्विच होटल में वो पेस्ट्री बना रहे थे, और वहां पे उनको आइडिया आया ये प्ले लिखने का, जो कि किचन टाइटल से 1957। अगर आप इनके थीम की बात करें तो लाइफ के जो डिससैटिस्फैक्शन है, डिसइल्यूजनमेंट है, और सोशलिस्ट आइडियल्स जो हैं ये इनके बीच, स्पेशली ये दोनों थीम की जो ट्रिलॉजी है जिसे हम वेस्कर ट्रिलॉजी कहते हैं, इसके अंदर बहुत तेरे देखने को मिलेंगे, in which socialism is worked out in the spheres of interpersonal relationship. आपसी जो रिलेशनशिप होता है, फैमिली रिलेशनशिप जो होता है, उसके अंदर सोशलिज्म, उसके अंदर एक सोसाइटी का रेलेवेंस, एक फैमिली के अंदर सोसाइटी किस तरह से इफेक्ट करता है, वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। मतलब कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है फैमिली के ऊपर, फैमिली के झगड़े हो, फैमिली के अंदर प्यार हो, बाहर का आवरण जो है, बाहर का वातावरण जो है, वो हमारी फैमिली को कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है, कैसे डिस्टोर्ट करता है। मतलब बाहर के लोग आके हमारे कान फूट देते हैं, तो लोग इस तरह से भड़क जाते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को। तो वो इसके पहले कि वो एक राइटर बने, सबसे पहले उन्होंने एक प्लम्बर का काम किया, उसके बाद सीड छांटने वाला काम किया, मतलब कि खेत में बीज बोने के पहले उसमें अच्छे जो पुष्ट दाने होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं, तो वो सीड सॉर्टर का काम करते थे। उसके बाद उन्होंने किचन पोर्टर का काम किया, और उसके बाद उन्होंने पेस्ट्री मेकर का काम किया। तो ये 4 प्रोफेशन बदलने के बाद फाइनली ही शिफ्टेड टू द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग, एंड देन ही बिकेम अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर।
So this is all about the biographical details of what all discussion. So highly inspiring personality, no doubt. So now let's move on to some important works of Dostoevsky जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें पहला वर्क जो कि उनके किचन से इंस्पायर्ड है, द पिक्चर। उसके बाद वेस्टर्न ट्रिलॉजी, हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, which consists of 3 plays: Chicken Soup and Barley, second one is Roots, and third one is I am talking about Jerusalem. Okay, तो ये तीनों ही प्ले का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि पूछा सकता है कि कौन सा वेस्टर्न ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं। अनदर हाँ जी, नेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, वेरी राइटली सेड पूजा जी। नेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले इज चिप्स विद एवरीथिंग, द फोर सीजन्स, देयर वे ओल्ड एंड द गोल्डन सिटी, द फ्रेंड्स एंड शायद। ये सारे के सारे प्ले काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनके यादस्टिक रहे हैं इनकी लाइफ के। तो इनके नाम जो है आप एक बार नोट कर सकते हैं। वैसे तो उनके 50 प्लेज हैं, लेकिन ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Okay. Now let's move on to our today's play, Roots, that was written in 1959 और वेस्टर्न ट्रिलॉजी का ये दूसरा प्ले। सो पहला जो प्ले है वो है चिकन सूप एंड बार्ली, दूसरा है रूट्स 1959 और तीसरा आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम 1960। तो आप देख सकते हैं कि हर एक साल में इन्होंने प्ले पब्लिश किए हैं, 1958, 59, 60। याद करने में भी इजी होगा। Continuously consecutive 3 years, just 3 plays. So this play based on the traces of hope, aspiration मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, but साथ में frustration and disillusionment, जहाँ पे कुछ गलत हो जाता है फैमिली के अंदर, कुछ ट्रेजेडी हो जाती है फैमिली के अंदर, एंड एडिफिकेशन हमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, दैट इज कॉल्ड एज एडिफिकेशन। तो कान फैमिली जो है, कान फैमिली के बारे में जो ये प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, बेटी, वो इतनी बढ़ा चढ़ा के बताती है कि उस बात को यहाँ पे एडिफिकेशन कहा गया है। आगे हम बात करेंगे इसकी एडिफिकेशन किस तरह से प्रेजेंट किया गया है इसका आंसर। सो Roots stands out as it is entirely centered on P.T. Bryant. इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम है P.T. Bryant. She is an unmarried girl और अक्सर लड़कियां जब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और स्पेशली घर के बाहर, और अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास जो लड़कियां गांव की होती हैं और जब उनको शहर जाने का मौका मिलता है, शहर में जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलता है, और जब वो छुट्टियों में घर आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही घर पे आ गया। तो वो रिप्रेजेंटेशन है इस प्ले के अंदर। एक लड़की जो है वो लंदन जाती है पढ़ने के लिए, गांव की लड़की है, और जब घर वापस आती है तो ऐसा लगता है कि उसका जो घर है एकदम गया गुजरा है, पहला कुचला है। लंदन के से कंपैरिजन करती है और लंदन की खूब बखान करती है कि मेरा शहर ऐसा है, मेरा शहर वैसा है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। सो P.T. Bryant is the protagonist in this play and इस प्ले के अंदर P.T. Bryant का एक अच्छी कविता है। एब्सोल्युटली P.T. Bryant जो है वो रॉनी के साथ। सो P.T. Bryant जो है यहाँ पे अपनी जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स रोमन। वैसे बिल्डिंग्स रोमन नोवेल होता है, बट यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन देखेंगे, एक इमेच्योर गर्ल से, एक चाइल्डिश गर्ल से एक मैच्योर गर्ल तक की जो जर्नी है P.T. Bryant की। So there is a transition from uneducated working class woman who was obsessed with her lover Ronnie. जब वे लंदन में जाती है पढ़ने के लिए
तो वहां पे इसे एक लड़के से प्यार होता है जिसका नाम है रोनी। और रोनी की इतनी बड़ी फैन है कि खाने समय रोनी, सोते समय रोनी और पढ़ते समय रोनी। इसके ख्याल में रोनी जो है वो के बराबर। So this is the woman who can express herself and the struggles of her time. ये इतनी पैशनेट होती है रोनी के प्रति कि बिना रोनी का वर्ड आए हुए सेंटेंस पूरा नहीं, चाहे वो किसी की भी बात चल रही हो बीच में अगर रोनी नहीं आता है तो सेंटेंस इसका पूरा नहीं। इतनी पैशनेट है रोनी। इट इज रिटन इन द नॉर्फॉक डायलेक्ट। ये जो पूरी प्ले है ये नॉर्फॉक फैमिली के ऊपर सेट है। ये जो बेटी ब्राइंट की फैमिली है ये नॉर्फॉक में रहती है और इसलिए इसका जो डायलेक्ट है वो नॉर्फॉक डायलेक्ट में ही इसे लिखा गया। And it is one of the kitchen sink drama by a novelist. चूंकि ये डे टू डे लाइफ फैमिली लाइफ के ऊपर है इसलिए इसका नाम है, इसको हम किचन सिंक ड्रामा के अंदर रखते हैं। So that's another very important point from exam point of view. किचन सिंक ड्रामा क्या होता है, इसके फाउंडर्स कौन थे, वो सब हम जॉन ऑस्बॉर्न की क्लास में पढ़ चुके हैं। So this Roots was presented first time in Belgrade Theatre Poetry in May 1959। सबसे पहले इसे 1959 में बेलग्रेड थिएटर में प्रीमियर किया गया था और इसका जो थीम है वो है सेल्फ डिस्कवरी। मतलब भी मैंने बताया कि बेटी ब्राइंट का जो सेल्फ डिस्कवरी है, जो उसकी जिंदगी का ट्रांजिशन है एक इमेच्योर से मैच्योर तक, एक चाइल्डिश से एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी तक, और साथ में क्लास टेंशन भी है। मतलब कि बेटी ब्राइंट खुद एक बहुत ही पुअर क्लास फैमिली से है, वर्किंग क्लास फार्मर क्लास फैमिली से है, और जब जो इसका लवर है रोनी कान वो एक अच्छे फैमिली से है, तो हमेशा इसके दिमाग में ये क्लास स्ट्रगल चल रहा है कि मेरी फैमिली जो है वो पुअर है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो काफी अमीर है। तो हमेशा अपनी फैमिली को बुलाना देते रहती है, खुद को कहती है कि मैं बहुत गिरी हुई फैमिली से हूँ, अपने पेरेंट्स से उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, अपने सिस्टर ब्रदर से अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई जो है वो इसकी बेइज्जती कर रहा है। इसकी जो सेटिंग है वो 1958 की है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो अपहीवल्स चल रहे थे, टेंशंस चल रहे थे, उस टाइम पे इसकी सेटिंग है। और इस टाइम पे एंग्री यंग मैन मूवमेंट जो चल रहा था उनकी अपने जोरों पे था। एक्चुअली यहाँ पे फैन चल रहा था इसलिए शायद आपको आवाज आ रही थी। आई थिंक कविता इट्स क्लियर नाउ। Yes, sir. Okay. So is it hot in Chennai? Yes, it is very hot. Wow. हमने तो अभी चादर भी नहीं उड़ा है इस पूरे विंटर सीजन के अंदर, चादर भी नहीं निकाला है। So we are running fan throughout the night. Okay. So this Roots was voted on the National Theatre in the list of 100 most important 20th century English language plays। आप समझ सकते हैं कि कितना फेमस प्ले है ये ऑर्नल्ड वेस्कर का। नेशनल थिएटर ने अपने टॉप मोस्ट 100 प्लेस के अंदर इसे सिलेक्ट किया। So this was the contextual details of the play Roots. Now I'll discuss about the important characters, and I'll request to note down the characters' names so that we can relate. Characters बहुत ही कम है इसके अंदर। मैं बताया कि ये जो टाइम चल रहा था मिनिमलिज्म का टाइम चल रहा था, मिनिमम कैरेक्टर रहते थे प्लेस के अंदर, तो इस प्ले के अंदर भी बहुत ही कम कैरेक्टर है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो है बेटी ब्राइंट, who is the protagonist of the play. She is a sprightly and a spirited young woman. Sprightly का मतलब बिना सोचे समझे बोलते रहना। And she is contrasted with her elder sister Jenny and her mother Daphne. प्रियांशी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और उसके बाद जो सोशल टेंशंस, जो सोशल अपहीवल्स चल रहे थे, अभी 10-15 साल ही गुजरे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हुए, तो जो
लोग थे इस टाइम पे बहुत ही छोटी सोच वाले हो गए थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म अपनी बिल्कुल पीक पे था। लोग दूर तक सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि लोगों को लगता है कि जिंदगी खत्म है, क्या पता फिर कब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। तो इस टाइप के टेंशन उस टाइम पे फैमिली और सोसाइटी में चल रहे थे। आई होप प्रियांशी यू आर एबल टू गेट योर आंसर। हाँ, यस यस, ऑसबॉर्न प्ले में भी यही सब चीजें देखने को मिलती है। ये बेटी ब्राइट जो कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर की वजह से ये प्ले जो है वो पॉपुलर हुआ और ये 100 बेस्ट प्ले के अंदर शामिल हुआ। इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो ट्रांजिशनल कैरेक्टर है, जिस तरह से ये ट्रांजिशन करती है, अपना ग्रोथ दिखाती है, मेंटल ग्रोथ दिखाती है, उसकी वजह से काफी लोग इससे इंस्पायर हुए इस कैरेक्टर से। सो सी इज डोमिनेटिंग द एंटायर प्लॉट ऑफ द प्ले। शुरू से लेके एक्ट 1 से लेकर के एक्ट 3 तक पूरे 3 एक्ट का ये प्ले है। हर जगह बेटी ब्रांड आपको हर एक पैराग्राफ में आपको दिखेगी, ऑलमोस्ट हर एक डायलॉग में दिखेगी। इसका जो घर है वो नॉर्फॉक में है, लेकिन वो पढ़ने के लिए अभी लंदन गई हुई है और लंदन में जाने के बाद इसका एक नया अवतार दिखता है। अपने अवतार मूवी देखी होगी। नया अवतार मतलब अब वो एक चेंज्ड गर्ल है, अब एक मॉडर्न गर्ल है जो कि गांव के माहौल में सेट नहीं कर पाती है। लेकिन अब चूंकि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसे शादी करनी है, तो अपने घर वालों की सहमति लेनी ये जरूरी समझती। तो थोड़ी सी सेक्रेमेंट्स जो हैं, सोशल सेक्रेमेंट्स इसके अंदर हैं, संस्कार हैं। और अपने घर आती है और लंदन से, और ये चाहती है कि इसके 3 बहन और 1 भाई, मतलब टोटल 5 सिबलिंग्स हैं। तो इसके अलावा 3 बहन और हैं और 1 भाई भी है। तो ये चाहती है कि ये 5 भाई बहन और 2 पेरेंट्स, ये सातों मिलके एक बार रोनी को देखें और रोनी की तारीफ करें और इसकी शादी तय करें। इसके बाद इसके जो बहन है उसका नाम है जेनी। ये जो जेनी है ये शादीशुदा है और इसकी शादी जिनी बीलस से हुई है। तो जिनी बीलस जो है इसका हस्बैंड है। तो सी इज सिस्टर ऑफ बेटी ब्राइट and brother-in-law of Betty Bright, who are living in a rural family। एक country house में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और ये बहुत ही लो लाइफ गुजारते हैं। मतलब हाई फाई सोसाइटी में नहीं, बहुत ही गरीब सोसाइटी में अपना घर गुजारते हैं। और यहाँ पे जेनी की एक बेटी है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, जिसके फादर का नाम किसी को नहीं पता है। वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइप जिमी का रिलेशनशिप क्या बताया? जिमी भी ब्रदर इन लॉ इसका, बेटी ब्राइट का, और जेनी का हस्बैंड। ओके, बहन बहन वही है दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगले जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं जैक ब्राइट और डैफन ब्राइट। ये मम्मी पापा हैं बेटी ब्राइट के। जैक जो है वो फादर हैं और डैफन जो है वो हैं मदर। सो इनका जो रिलेशन है आपस में, जैक और डैफन में, वो उतना हेल्दी रिलेशन नहीं है। जनरली आप देखेंगे अपने घर में जो ओल्ड लोग रहते हैं उनके हस्बैंड वाइफ के, जो आपके ग्रैंडफादर होंगे या फादर होंगे, उतने अच्छे रिलेशन नहीं होते थे पिछले के जमाने में। सो देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। So this was still present in the relationship of Jack Bryant and Daphne Bryant. So इनके जो रिलेशन है इनके बच्चों के साथ भी अच्छे नहीं। यहाँ पे जो फादर है जैक ब्राइंट, ही इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। तो ये जो बेटी ब्राइंट है एक किसान की बेटी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस बैकग्राउंड से उठ के आई है। एंड ही इज वेरी मीन टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उनको ज्यादा मतलब नहीं है, ना ही अपने वाइफ से और ना ही अपने बच्चों से। Whereas मदर जो है डैफन ब्राइट, इनको अपनी बेटियों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। She is very less bothered about her daughter Jenny, her daughter Susan, और जो 2 लड़की हैं लाइक बेटी ब्राइट, और एक और बेटी है जिसका नाम है बर्ड, एक बेटा है जिसका नाम है फ्रैंक। तो उनसे ज्यादा इनका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। हालांकि जो डैफन ब्राइट हैं ये हमेशा अपने आप को बोर फील करती हैं, क्योंकि इनके पास कोई बेटा बेटी घर रहना नहीं चाहता। इनकी रहन सहन की वजह से, इनके बोलचाल की वजह से कोई इनके आसपास भटकना नहीं चाहता है।
लेकिन इनको ऑब्सेशन है गॉसिपिंग का, ये चाहते हैं कि कोई मुझे मिले और ये ढेर सारी बातें करे। अगला कैरेक्टर है यहाँ पे स्टैन मान। स्टैन मान जो है नॉर्फोक का ही गांव का एक कंट्री साइड का एक आदमी है। इस प्ले के अंदर एक पिटीफुल दयावान फिगर दिखाया गया है। इसके अंदर एक बड़ा रोल नहीं है, एक माइनर फिगर है। पहले तो ये बहुत अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन इसे जब से पैरालिसिस हुआ है, पैरालिसिस के बाद इसका जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो चौपट हो गया। ये अल्कोहलिक हो गया, दारू पीने लगा और दारू पी के सड़कों पे कहीं भी पड़ा रहता है। तो एक इसका लाइफ जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है बेटी ब्राइट के साथ। इसने भी ट्रांजिशन किया है, लेकिन रिवर्स ट्रांजिशन किया है, आसमान से जमीन का ट्रांजिशन किया है। बेटी ब्राइट ने जमीन से आसमान का ट्रांजिशन किया है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है, यू कैन सी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है बेटी ब्राइट का। So in his youth he used to be a rich man, but when the play ends we find that he is highly alcoholic, and in the fit of alcohol he dies ultimately in a hospital. स्टैन मान का जो फिलॉसफी है, he criticizes the new generation. ये जो नए जनरेशन के लोग हैं इसको काफी क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि इनकी जिंदगी इतनी फास्ट है, ये जिंदगी बहुत फास्ट चल रही है, इतना भी फास्ट चलना ठीक नहीं। एंड ही फाइनली मीट्स विद द ट्रेजिक डेथ। मैंने बताया कि अल्कोहल पी के रोड पे पड़े हुए थे और उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज किया गया, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। बेटी का इनके साथ एक अंकल और अंकल वाला संबंध था, तो ये बेटी इससे काफी हिली मिली हुई थी। और जब स्टैन मान का डेथ हो जाता है तो बेटी के ऊपर एक गहरा असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बेटी के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे एक फ्रैंक है जो कि बेटी का सिस्टर है, पर्ल और सूसन है जो दो और बहनें हैं बेटी की। तो ये जो है सारे कैरेक्टर्स हैं इस पूरे प्ले के अंदर। सो आई होप आपको कैरेक्टर्स सारे समझ में आ गए होंगे। इफ यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स एंड आई मूव टुवर्ड्स द स्टोरी ऑफ द प्ले। Okay, so as I said, there are 3 acts. Thank you all of you. So there are 3 acts in this play. Act 1 में केवल एक सीन है, Act 2 के अंदर 2 सीन है और Act 3 में केवल एक सीन है। तो टोटल इसमें 4 सीन है। तो हम स्टार्ट करते हैं Act 1 से। जब Act 1 शुरू होता है तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो बेलिस फैमिली की है। अभी मैंने बताया कि बेलिस फैमिली जो है ये बीटी के जीजा जी। ओके, तो यहाँ पे जेनी और जेनी के साथ इसका हस्बैंड जिमी दोनों एक ही परिवार में रहते हैं। जिमी का पूरा नाम है जिमी बेलिस, इसलिए इस फैमिली का नाम है बेलिस फैमिली। तो जब ये ओपनिंग एक्ट है इसकी जो सेटिंग है वो बेलिस फैमिली में है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्ट कहाँ पे सेट हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो बेलिस फैमिली के ऊपर सेट किया गया है। इसके पहले मैं आपका बैकग्राउंड बता दूं कि बेटी जो है वो अभी लंदन जा चुकी है नॉर्फॉक को छोड़ के पढ़ाई के लिए, और अब वो वापस नॉर्फॉक के अंदर आ रही है। किस लिए आई है? क्योंकि वो अपने फैमिली को तैयार करना चाहती है, क्योंकि जब उसकी फैमिली तैयार होगी तब वो रॉनी को लेके आएगी और अपनी फैमिली वालों से मिलवाएगी और उसकी शादी यहाँ पे तय हो जाएगी। तो जब वो नॉर्फॉक आती है तो सबसे पहले वो सोचती है कि इसकी जो बड़ी बहन है जेनी, इससे मिल के और यहाँ पे बता दे कि रोनी आने वाला है और तुम रोनी से मिलने के लिए तैयार हो जाओ और तुम लोग को कैसे बिहेव करना है रोनी के सामने। तो ये चाहती है एक छोटी ट्रेनिंग दे दी जाए इन लोगों को, ताकि रोनी के सामने इसकी बेइज्जती ना हो जाए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बेलिस फैमिली को यहाँ पे एक्ट 1 में दिखाया गया है। ये जो बेलिस फैमिली है इनका जो घर है टूटा फूटा है, जर्जर है, रामशक्ल है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये अपनी रातें लालटेन में गुजारते हैं। तो इनके घर में कोई मॉडर्न कन्वीनियंस नहीं है, मतलब इनके घर में मॉडर्नाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं। और जब ये प्ले शुरू होता है, जब पर्दा उठता है तो बेबी के रोने की आवाज आती है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक जेनी की इलेजिटिमेट चाइल्ड है
जिसके फादर का किसी को आता पता नहीं है कि इसका फादर कौन है। सो जिमी एंड जिमी बेल्स, दे आर लीडिंग अ क्वाइट लाइफ, और वो अपनी जिंदगी से खुश हैं। हालांकि उनकी जिंदगी बहुत स्लो मूविंग है, जिंदगी में कुछ है नहीं बहुत बड़ा करने को। So they are living a very ordinary life, but they are very discontented life in the country. यहाँ पे एक मोनोटोनस सेटिंग है, मतलब ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है सेटिंग के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्थिर है, सेट के ऊपर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। और तभी यहाँ पे बेटी ब्राइन एंटर करती है सेट के ऊपर, यहाँ पे सब कुछ स्थिर है, एक बेबी रो रही है, और तभी यहाँ पे बेटी ब्राइन एंट्री करती है। हाँ जी प्लीज। हाँ जी पूनम जी बताइए। बाय मिस्टेक सर। ओके, ऐसा मिस्टेक मत कीजिए क्योंकि रिदम खराब हो जाता है। ओके, सो शी इज मेकिंग वेरी रेयर विजिट टू होम। जब से वो लंदन में रहने लगी है तब से अपने घर की विजिट बहुत कम करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका घर रहने लायक नहीं है। उसके परिवार वाले उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, और उसको लगता है कि रोनी ही उसकी जिंदगी में सब कुछ है, और रोनी की माँ जो है वो उसकी अपनी माँ है। तो इस कैरेक्टर के थ्रू एक मॉडर्न जनरेशन कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है वेस्कर ने, कि जो मॉडर्न जनरेशन की लड़कियां हैं वो किस तरह से अपने विचारों को चेंज कर रही हैं, स्पेशली जब वो एक कंट्री साइड से अर्बन साइड में जा रही है। सो सी इज इग्नोरिंग हर सिस्टर्स रिजर्व्ड वेलकम। यहाँ पे जो जेनी है ये अपने सिस्टर को वेलकम करती है, जो कि एक गांव वाला तरीका है वेलकम करने का। लेकिन बेटी जैसे यहाँ पे आती है, अपनी हरकतें दिखाना शुरू करती है। सी स्टार्ट शाउटिंग, चाइडिंग। So this often invites a sharp criticism of her brother-in-law Jim. जिमी को ये सारी चीजें पसंद नहीं। जिमी एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन बेटी जैसे ही यहाँ पे आती है वो हवाई बातें करना शुरू कर देती है। लंदन में तो ऐसा है, लंदन में तो वैसा है, आप लोग तो गवार हैं, आप लोग के पास तो कुछ है नहीं, चारों तरफ घर गंदा पड़ा है, कोई चीज जगह पे नहीं है। तो ये सारी चीजें जिमी को पसंद नहीं आती। और यहाँ पे हम ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो बेटी है वो अपने बॉयफ्रेंड रॉनी कान को लाने वाली है, और उसके पहले अपने पूरी फैमिली को प्रिपेयर करने के लिए आई है कि इसकी फैमिली जो है इस रॉनी से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो बेलस फैमिली है वो तैयार है कि ठीक है हम रॉनी से मिलेंगे। और तभी यहाँ पे जिमी, जो कि यहाँ पे बेटी का ब्रदर इन लॉ है, इसकी थोड़ी कहा सुनी हो जाती है बेटी के साथ, क्योंकि बेटी कुछ ज्यादा ही रोनी की तारीफें कर रही है। और जब बेटी कहती है कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रेन कर सकूं, मैनर सिखा सकूं कि आप कैसे मिलेंगे रोनी से। यही वजह है कि आज तक मैं रोनी को अपने घर पे नहीं लाई। मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, कितने छोटे तबके से हूँ। तो इस बात पे जिमी जो है वो नाराज हो जाता है। फिर वो रॉनी के फिलॉसफी की बातें शुरू करती है। मैंने बताया कि बीटी की कोई भी सेंटेंस बिना रॉनी के कंप्लीट नहीं होता है, तो अब रॉनी की तारीफें होंगी। तो कहती है कि रॉनी सोचता है कि जो लोग कंट्री साइड में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, दे आर लिविंग अ वेरी मिस्टिक लाइफ, दे आर मिस्टिसिस्ट। वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, पुरानी परंपरा वाले होते हैं, एंड दे आर वेरी कम्युनियन विद द नेचर। और उनका जो जिंदगी है केवल नेचर के साथ ही गुजर जाता है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद बेटी जो है रॉनी के बहुत सारे बातों को कोट करती है यहाँ पे कि उसकी आइडियलिज्म ऐसी है, उसकी फिलॉसफी ऐसी है। अब इतना ज्यादा हो जाएगा तो भाई यहाँ पे जो जिमी है वो खुश नहीं है। उसके बाद बेटी कहती है कि यहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं ये क्या करते हैं, दिन भर बैठ के कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, इसके अलावा और इनको कुछ पढ़ने नहीं आता। जिमी यहाँ पे बहुत ही सरकास्टिक हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है।
और उसके बाद जिमी कहता है कि लंदन वाले क्या पढ़ते हैं, तो कहती है लंदन वाले किताबें पढ़ते हैं, कॉमिक्स नहीं पढ़ते। फिर वो तारीफ करता है, रॉनी की तारीफ करती है कि रॉनी कितनी सारी किताबें पढ़ता है, किताबें पढ़ पढ़ के उसका दिमाग जो कितना मैच्योर हो गया है। जो टाउन वाले लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं, वो पेंटिंग बनाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, तुम लोग क्या दिन भर बैठ के कॉमिक्स पढ़ते हैं। क्योंकि जिमी यहाँ पे कॉमिक्स पढ़ रहा है, तो अपने जीजा की सरेआम बेइज्जती यहाँ पे करती है। फिर रॉनी की एक और फिलॉसफी यहाँ पे बताती है, अकॉर्डिंग टू बेटी रॉनी एक्सेप्ट्स ऑल एक्टिविटीज एंड हॉबीज एज लॉन्ग एज पीपल हैव ब्रॉड इंटरेस्ट। तो कहती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ कॉमिक्स ऑल द टाइम। ये कॉमिक्स पढ़ना जो है वो बहुत ही गलत है, और अगर बनना है तो रॉनी की तरह बनो, हर तरह की एक्टिविटी करो, हर तरह की हॉबी अडॉप्ट करो। कि दिन भर कॉमिक्स पढ़ने से कुछ नहीं हो। अगर इंप्रूव करना है अपने आप को, ग्रो करना है अपने आप को, तो आपको सारे काम करने चाहिए, सारी हॉबी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दो। तो जिमी जो है बिल्कुल ही नाराज है इससे। और हद तो तब हो जाती है जब बिटी अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए चेयर पे खड़ी हो जाती है नेता की तरह, और चेयर पे खड़े होकर स्पीच देती है। तो शी स्टैंड्स ऑन द चेयर टू प्रेजेंट हर पॉम्पस व्यू। किसके बारे में? रॉनी के बारे में। रॉनी कितना शानदार आदमी है, रॉनी की फैमिली कितनी शानदार है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी भी नजर आती है। तो हर एक किचन सिंह ड्रामा के अंदर थोड़ी कॉमेडी आपको दिखती है। तो ये भी एक कॉमेडी के टाइप से ही बनाया गया है, लेकिन लास्ट में ये जो प्ले है वो सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे रॉनी के कॉम्पस व्यू को प्रेजेंट करती है, उसकी फिलॉसफी को प्रेजेंट करती है। बहुत बड़ा स्पीच है इसका। यहाँ पे इसमें किस किस चीजों के बारे में बताती है। तो पहले तो रॉनी की फिलॉसफी। So she also gives a long speech about her unemployment benefit. वो कहती है कि मैं So last slide please. मैं ये कहती है कि रॉनी जो है वो बहुत ही अमीर आदमी है, और अमीर आदमी के साथ रहने का मजा ही अलग है। Thank you. अमीर अमीर आदमी के साथ रहने के लिए लड़कियों को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे पता है कि मैं कोई नौकरी नहीं करूंगी, फिर भी रॉनी के साथ मेरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। So she is talking about the benefit of her unemployment, and again quoting so many lines of Rani. Just a minute. Sorry for the disturbance. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो बेटी है वो अपना स्पीच दे रही है, और जीबी जो है इसके बातों से खुश नहीं है। सो दिस इज प्रोवोकिंग जिमीज एंग्री। अब जो जीजा होता है जिमी, वो काफी गुस्सा हो जाता है, एंड इट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट बेटी सेज। आखिर ये बेटी कहना क्या चाहती है, इसलिए आई और ये कहना क्या चाहती है, स्पेशली अबाउट द लैंग्वेज। और ये कह रहा है कि कौन से लैंग्वेज में बोल रही है, क्योंकि बेटी का जो ब्रदर है यहाँ पे फ्रैंक है। रेखा, अभी हमने कैरेक्टर की बातें की थी, आगे भी आएगा फ्रैंक यहाँ पे अभी। तो ये जो सेटिंग चल रही है नॉर्फॉक की है। तो मैंने बताया कि ये नॉर्फॉक डायलेक्ट में ये जो जिमी है इसे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, और बेटी जो है वो अपनी अंग्रेजी झाड़े जा रही है, लंदन से अंग्रेजी सीख के आई है। तो ये इसका जो जीजा है जिमी कह रहा है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, और मुझे वर्ड को जोड़ जोड़ के ब्रिज बना के इसकी मीनिंग समझनी पड़ रही है, इसलिए भी ये परेशान। सो जेनी जो है वो भी अपने हस्बैंड को गुस्सा में देख के परेशान हो जाती है, बिकॉज उसका जो हस्बैंड है वो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, एम्बैरेस्ड है। तो उसकी वजह से उसकी वाइफ जो है जेनी, वो चाहती है कि अब थोड़ी टॉपिक को डाइवर्ट किया जाए ताकि मेरा हस्बैंड जिमी थोड़ा खुश हो सके। So she is diverting the conversation to food and local gossip.
और इस प्ले के अंदर भी साइलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जॉन ऑसबॉर्न का जो प्ले था उसमें भी साइलेंस जो था एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था। हैरोल्ड पिंटर का जो था पॉजेस, पिंटर पॉजेस, वहां पे भी हमने देखा था कि साइलेंस पॉजेस एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। तो इस प्ले के अंदर भी साइलेंस, इस कन्वर्सेशन के अंदर साइलेंस जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो देयर इज अ फ्रीक्वेंट यूज ऑफ साइलेंस इन दिस प्ले which is equally important from exam point of view. उसके बाद जो है बेटी यहाँ पे यहाँ की जो टेरिटोरियल आर्मी है, नॉर्फोक के पास जो टेरिटोरियल आर्मी है उसको क्रिटिसाइज करती है। इसकी वजह से जिमी थोड़ा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बेटी को यहाँ पे पुशिन आइडियाज कहता है कि बेटी के जो आइडियाज हैं दे आर पुशिन। सो पुशिन का मतलब होता है कि हमारे अंदर जबरदस्ती ढकेले जा रहे हैं आइडियाज, हमें ये समझ नहीं आ रहे हैं लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर इसके आइडियाज थोपे जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो जिमी है इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो स्टेज छोड़ के भाग जाता है इस बेटी के बातों को सुन सुन के। तो अब यहाँ पे बेटी अपनी सिस्टर जेनी के साथ अकेली है। उसके बाद यहाँ पे ये रोनी की और ढेर सारी बातें करती है कि मैं रोनी के साथ कितनी रोमांटिक लाइफ बिता रही हूँ, मेरी जिंदगी ही बदल गई है। इसके बाद ये अपने कुछ फ्रेंड्स की बातें करती हैं कि कुछ जो इसके फ्रेंड हैं वो टोंट करते रहते हैं इसके ऊपर, और उन फ्रेंड के सामने रोनी के साथ वो एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाती है। सॉरी। उसके बाद वो थोड़ा सा मूड उसका चेंज होता है। उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं पेस्ट्री बनाना सीख गई हूँ, रोनी ने मुझे पेस्ट्री बनाना सिखा दिया है, मैं बहुत शानदार पेस्ट्री बनाती हूँ। और कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन पेस्ट्री बना के खिलाऊंगी। जेनी को कहती है कि एक दिन ऐसा पेस्ट्री बना के खिलाऊंगी तुम्हें, तुम खाती रह जाओगी, उंगली चाटते रह जाओगे। उसके बाद फिर वो बेबी होती है तो पूछती है ये बेबी तुम कहाँ से ले आई, इसका फादर कौन है, ये तुम्हारा इलेजिटिमेट चाइल्ड है। तो जेनी भी है वो ज्यादा खुश नहीं है अपनी बहन से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेनी को काफी क्रिटिसाइज करती है कि तुम लव के प्रति कितनी सैनिक हो, तुम लव को इतना वैल्यू क्यों नहीं देती हो, इलेजिटिमेट चाइल्ड प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी। फिर वो कहती है कि ये घर कितना गंदा है, ऐसे गंदे से घर में तुम लोग रहते हो, क्लीनिंग क्यों नहीं करते हो। जेनी जो है वो कहती है कि तुम आ गई हो ना तो अब ये घर जो है बिल्कुल खिल उठा है, यू हिट दिस प्लेस लाइक अ ब्लडी वर्ल्ड वाइंड यू टू। तो अब सब कुछ ठीक कर दो, तुम आ गई हो ना, सही कर दो, साफ कर दो। उसके बाद थोड़ा सा गॉसिप और चलता है और उसके बाद जेनी यहाँ पे कहती है कि हमारे जो फादर हैं वो हमारे प्रति कितने मिजरली हैं, कितने गंदे हैं, कभी वो ढंग से बातें नहीं करते, बचपन से लेके आज तक कभी उन्होंने हमसे अच्छे से बातें नहीं की, और बचपन से हम लोग कितने फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन वो कहती है कि मैं तो शादी के बाद भी मेरी कंडीशन वैसी की वैसी रहती, तुम अच्छा कर रही हो, लंदन में रह रही हो, तुम्हारी शादी रोनी के साथ हो रही है तो तुम्हारी जिंदगी तो बदल जाए। फिर वो कहती है कि हमारी जो मदर है उन्होंने भी हमसे कभी बात नहीं किया हो, तो वो एक डिटैचमेंट फील करते हैं, पेरेंट्स का जो डिटैचमेंट होता है। और तभी यहाँ पे एक्ट 1 के अंदर स्टैन मान की एंट्री होती है। मैंने बताया स्टैन मान जो है नॉर्फोक के गांव का ही एक लड़का है जो कि कुछ दिन पहले काफी अमीर हुआ करता था, लेकिन जब से उसे पैरालिसिस हुई है तब से उसकी जिंदगी बदल गई है और वो एक पियक्कड़ बन गया है। तो यहाँ पे मैन जो है वो जिमी के साथ, जब भी हमने देखा था कि जिमी बाहर चला गया था गुस्सा होके बेटी से, अभी जिमी वापस आ रहा है और साथ में स्टैन मान भी है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मान एक समय पे एक बहुत बड़ा फार्मर हुआ करता था, ही वाज अ वेरी रिच फार्मर, बहुत बड़ा ओहदे वाला इंसान था। लेकिन अब एक जब से इसे पैरालिसिस हुई है तो नाउ ही इज अ पैरालिटिक ड्रमर। सो जो भी इसका फॉर्चून था, जो भी इसका रुतबा था, अब सब खत्म हो गया है। जब यहाँ पे आता है तो पूछता है कि बेटी अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारी तो शादी की उम्र हो गई है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की।
और जेनी जो है वो बेड लगाने चली जाती है अपना, और यहाँ पे एक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। और एक्ट जब खत्म होता है तो हमें पता लगता है कि मैन जो है वो बाहर जाता है और बाकी सब लोग अपने अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं। बेटी जो है यहाँ पे जेनी से कहती है कि शी स्टार्टेड पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, और रोनी ने ये सारी चीजें इसे सिखाई है, डिजाइन बनाना, पेंटिंग बनाना, पेस्ट्री बनाना, सब कुछ इसे रोनी ने ही सिखाया है। तो यहाँ पे एक चीज तो इंश्योर हो गई है कि बेटी रोनी को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहती है अपने सिस्टर के पास, कि जब रोनी यहाँ पे आए तो किस तरह से उसे डील करना है। तो ये एक ट्रेनिंग चल रही है कि रोनी को के सामने आपको किस तरह से पेश आना है। रोनी कितना बड़ा, लंदन का लाइफ कितना बड़ा है, कितना बेहतरीन है। एंड रोनी हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड हर एज एन इंडिविजुअल, और रोनी ने इस लड़की को कितना बदल दिया है, एक गवार लड़की को एक शानदार शहर की लड़की बना दिया है। और इस एक्ट को खत्म होने के बाद एक्ट 2 जो है वो 2 दिन बाद शुरू होता है। इसका मतलब बेटी जो है वो अपनी बहन के घर से अब अपने माँ बाप के घर पे आ गई है। सो द सेकेंड एक्ट इज सेट इन द हाउस ऑफ बेटी ओनली, बेटी के पेरेंट्स के होम पे इसकी सेटिंग है। और थर्ड एक्ट भी यहीं पे सेट है, मतलब पूरा प्ले जो है आप यहीं पे खत्म हो जाए, बेटी के पेरेंट्स के घर पे। सो फर्स्ट एक्ट में केवल एक ही सीन था, सेकेंड एक्ट में 2 सीन है। यहाँ पे जो बेटी के पेरेंट्स का घर है ये काफी नीट एंड क्लीन है। इसका मतलब अभी जो जेनी का घर था जो कि बहुत ही जर्जर और गंदा पड़ा हुआ था, इसका जो घर है वो साफ सुथरा है। इसके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन घर जो है वो कुछ शानदार नहीं है, एक ऑर्डिनरी है, साधारण है। क्लीन तो है, बिजली भी है, लेकिन साधारण सा घर है, फार्मर का घर है। Unlike Jenny, who is burdened with household chores, यहाँ पे जो मिसेस ब्राइंट है, डेफन ब्राइंट, जो कि यहाँ पे बेटी की मदर है, डेफन ब्राइंट, she suffers from acute boredom। मैंने बताया कि कोई भी इनके बच्चे जो हैं इनके पास नहीं रहते हैं क्योंकि इनका जो व्यवहार है बच्चों के साथ अच्छा नहीं है। So she is only having a cat whose name is Possie। तो कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो यू कैन नोट डाउन द नेम ऑफ द कैट ऑफ मिसेस डेफन ब्रांच। अब हम ये तो सेटिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि जब कर्टेन राइज होता है तो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जैसे ही पर्दा उठता है तो हमें पता चलता है कि डेफन ब्रांच जो है अपने किचन में है और आलू छील रही है सब्जी बनाने। तभी यहाँ पे स्टैन मान जो होता है, जो कि विकार में जा रहा होता है, चर्च में जा रहा होता है, रास्ते में इनका घर पड़ता है तो यहाँ पे रुक जाता है। फैमिली फ्रेंड है इनका, और यहाँ पे वो फिर अपनी पुरानी बातें करते हैं, ओल्ड एज की बातें करते हैं, किस तरह से वो अमीर हुआ करता था, अभी उसकी क्या हालत हो गई है। तो ये सारी यहाँ पे बातें चल रही। हालांकि जो डेफन ब्राइंट है वो कहती हैं कि मेरे घर का जो बुड्ढा है उसकी हेल्थ बड़ी खराब हो गई है। इसका मतलब ये जो जैक है यहाँ पे जो बेटी का फादर है, ही इज नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद यहाँ पे स्टैन मान चला सकता है। उसके बाद इसकी जो मदर है डेफन ब्राइंट, ये कुछ रेडियो पे म्यूजिक प्ले करती है, और तभी यहाँ पे बेटी एक सरप्राइज एंट्री करती है। किसी को पता नहीं है कि आज बेटी आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे मदर डॉटर का कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें बेटी है वो कहती है कि ये गांव की जिंदगी कितनी वाहियात जिंदगी है, कैसे आप लोग इस गांव के अंदर रहते हैं, यहाँ की हवा ऐसी लग रही है कि हमें खा जाएगा। मिसेस ब्राइंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटी के बातों से, वो अपने आलू छीलने में व्यस्त हैं, बेटी की बातें सुन रही हैं। और बेटी फिर आगे अपने लंदन लाइफ के बारे में बताती है कि मेरी लंदन की लाइफ कितनी शानदार है, वहां पे एक लड़का है रॉनी, वो कितना शानदार लड़का है, कितना बड़े घर का है। Then Betty remarks that they need to get the whole family together for Ronnie visit। और यहाँ पे बेटी कहती है कि आज मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं
वो सब गेट टुगेदर हो, एक साथ हो, और फिर वो रोनी को इनवाइट की है ताकि जिस दिन वो आने वाला है उस दिन पे हर कोई एक ट्रेन कंडीशन में हो ताकि सब लोग उसे अच्छे से वेलकम कर सके और वो काफी खुश हो तुम लोग को। सो शी इज क्वाइट एंग्जियस, काफी चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोनी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए, और इसलिए फिर यहाँ पे वो अपने मदर को ट्रेनिंग देती है रोनी के प्रिंसिपल्स के बारे में, रोनी के आइडियाज के बारे में कि वो कितना शानदार लड़का है। मिसेस ब्राइट कहती है कि तुम्हारी बातों को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि रोनी जो है वो प्रीचर है, क्योंकि उसकी इतनी सारी फिलॉसफी तुम बता रही हो। बेटी जो है वो फिर से चेयर पे खड़ा हो जाती है, जिस तरह से जेनी के घर पे चेयर पे, तो इसकी एक आदत है, बच्चों वाली हरकतें है कि किसी चीज को जोर जोर से बोल के सुनाना है, फैलाना है, तो चेयर पे खड़े हो जाओ। तो फिर से चेयर पे खड़े होकर फिर से रोनी का गुणगान करना शुरू कर देती है, लेकिन वो जितना ही सीरियस बनना चाहती है सीन उतना ही रिडिकुलस लगता है, एक बचकाना हरकत लगता है। यहाँ पे चाइल्डिश नेचर ऑफ बेटी इज हाईलाइटेड हियर बाय अर्नोल्ड वेस्टर। यहाँ पे वो प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये जो लड़की है कितनी चाइल्डिश है और किस तरह से इसका ग्रोथ होता है जब प्ले यहाँ पे खत्म। उसके बाद इसकी जो मदर है मिसेस डैफन ब्राइट, ये एक बकेट वाटर लाती हैं बेटी के नहाने के लिए। उसके बाद वो अपने बैग से सारे कपड़े निकालती है और उसके बाद वो चली जाती है अपने नहाने के लिए। जब वो नहाने के लिए जाती है तो फिर ये घर में वापस अंदर आती है, फिर बाहर जाती है, फिर रोनी के बारे में बातें करती है, फिर से बाहर जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे वो अपने मदर से कहती है कि रोनी कितना शानदार लड़का है, तुम कितनी वाहियात हो, तुम हमेशा गॉसिप करते रहते हो, तुम्हारी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है। रोनी की हर एक बात में एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है। सो यहाँ पे जो उसकी मदर है वो उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करती है। सिर्फ वो कहती है कि मैं बहुत अच्छा पेंटिंग सीख गई हूँ, मैं बहुत अच्छे से डिजाइन बनाना सीख गई हूँ रोनी से। तो यहाँ पे इसके एफर्ट को इसकी मदर जो है वो थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं देती। एंड शी इज शोइंग नो इंटरेस्ट इन हर डॉटर्स लाइफ इन लंडन। किस तरह से वो लंदन में रह रही है इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो लास्ट में बेटी अपने मदर के लिए एक गिफ्ट लेके आई है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट क्या है? तो ये पिनाफोर है। ओके, सो दिस इज पिनाफोर। ये हम जब खाना बनाते हैं तो जो पहनते हैं उसी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है पिनाफोर। ओके, एप्रॉन, सो एप्रॉन। तो ये गिफ्ट है अपनी मदर के लिए लेके आई है लंदन से। So while preparing the food, she starts singing with wearing pinafore. Pinafore पहन लेती है उसकी मदर, और उसके बाद यहाँ पे एक फोक सॉन्ग, एक जो वहाँ का लोकल सॉन्ग है वो गाने लगती है। उसके बाद बेटी कहती है कि ये फोक सॉन्ग जो है बहुत वाहियात तरीके का सॉन्ग है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो बेहतर तो ये है कि तुम पॉप म्यूजिक सुनो जो लंदन में चलता है। तो जब वो पॉप म्यूजिक बजाती है तो उसकी मदर कहती है कि यू डू गो अप एंड डाउन इन योर स्पिरिट्स। कहती है कि मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम ही अपने मजे करो, तुम ही ऊपर नीचे कूदो अपने गाने के ऊपर, मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो उसकी मदर जो है बिल्कुल खुश नहीं है इन सब चीजों से। बेटी जो है फिर शुरू कर देती है रोनी की कहानियां। सी कंटिन्यूज कोटिंग रोनीज आइडियाज। उसकी मदर कहती है ये रोनी जो है बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है कि ये लड़का कैसा है। उसके बाद वो कहती है कि तुम एक बार पॉप सॉन्ग आके दिखाओ। माँ को कहती है कितना अच्छा लगेगा। फिर उसकी मदर जो है वो थोड़ा सा एक पॉप सॉन्ग आती है अपनी बेटी के साथ while she is making the lunch, और कहती है कि बेटी जब तुम घर में आती हो तो घर बड़ा सुहाना लगता है, घर में अच्छा लगता है, बिकॉज तुम्हारे आने से घर के अंदर जान आ जाती है। और तभी यहाँ पे इनके जो हैप्पी मोमेंट्स हैं इनमें दाग लग जाता है। इसका मतलब अब इनके फादर जो हैं बेटी के मिस्टर जैक ब्राइट यहाँ पे आ जाते हैं। हिटलर हैं।
तो जब ये घर पे आते हैं तो मैंने बताया था इसके पहले कि डैफन ने मान को बताया था कि उसके घर का जो बूढ़ा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब इनको गट्स की बीमारी है, इनके पैरों में दर्द रहता है। तो यहाँ पे लंगड़ाते हुए यहाँ पे एंटर करते हैं स्टेज के ऊपर, और यहाँ पे डैफन ब्राइंट कहती है कि आप डॉक्टर से दिखा क्यों नहीं लेते इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे जैक ब्राइंट कहते हैं कि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि स्टैन मान जो है वो सड़क पे दारू पी के लेटा हुआ है, और उसके बाद मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कल्पना जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यार So Betty mentions that she is baking a sponge cake. यहाँ पे बेटी कहती है कि मैं अपने बहन के लिए केक बना रही हूँ जो कि मैं रॉनी से सीख के आई हूँ, जो मैं लंदन से सीख के आई हूँ। और तभी यहाँ पे एक और कैरेक्टर एंटर करता है जिसका नाम है मिस्टर हेली। अब ये मिस्टर हेली जो है जैक ब्राइंट का बॉस है। यहाँ पे इसके बातें सुन के ऐसा लगता है कि इसका जो बिजनेस है ये खतरे में है, इसका जो बिजनेस है वो बैंकरप्ट होने वाला है, इसका बिजनेस बर्बाद होने वाला है। और फिर यहाँ पे वो जैक ब्राइंट से उसके हेल्थ के बारे में पूछता है कि तुम कब यहाँ पे मेरा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे पता लगता है कि जैक कुछ दिनों से छुट्टी पे चल रहा है, और ये अपने बॉस के घर अनाज का काम करता है क्योंकि ये फार्मर है। तो यहाँ पे पूछने आया है कि तुम वापस कब ज्वाइन कर रहे हो। और यहाँ पे इसका बॉस हेली ये भी बताता है कि स्टैन मान को जब तुम हॉस्पिटल पहुंचा के आए तो उसका डेथ हो गया। सो एवरीवन इन द फैमिली इज मूव्ड ऑफ दिस सैड न्यूज। उसके बाद जैक कहता है कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो, तुम घर की बिजली को बर्बाद कर रही हो। Why you are using up the electricity and making this cake? ये केक वाहियात चीज क्यों बना रही? क्योंकि जैक को पता नहीं है केक क्या होता है, तो इसलिए अपनी बेटी को बहुत डांटता है कि तुम यहाँ पे ओवन के अंदर इस घर को बिजली को बर्बाद कर रही हो। बेटी जो है काफी अपसेट हो जाती है अपने फादर को सुन के कि कोई इसके बातों की कदर नहीं करता, इसकी एक्टिविटी की कोई कदर नहीं करता, हर कोई इसको डांटने के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ बोलती नहीं है, वो चुप है। एंड शी होल्ड्स बैक हर टीयर्स, अपनी आंसू को छुपा लेती है, रोना चाहती है लेकिन छुपा लेती है। और उसके बाद फिर भी डांटने के बावजूद अपने फादर को प्रेजेंट निकाल के देती है, गिफ्ट निकाल के देती है जो कि वहां से लेके आई है। और उसके बाद यहाँ पे इनका लंच चलता है। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड सीन शुरू होता है एक्ट 2 का, सीन 2। तो जहाँ पे एक्ट सीन 1 खत्म हुआ था वहीं से शुरू होता है। एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि डैफिन जो है वो अपने हस्बैंड जैक से अच्छे तरीके से बातें नहीं कर रही। तो शुरू से स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है अच्छे नहीं। तो यहाँ पे वो बेटी को मेडिएटर बना के अपने हस्बैंड से बातें कर रही है। जैसे कहते हैं कि तुम अपने फादर से कहो कि ये करे, तुम अपने फादर से कहो कि वो करें। तो यहाँ पे बेटी एक मेडिएटर का काम करती है। फिर बेटी जो है वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा जो है वो खुश रहें, आपस में बातें करें, तभी ये पॉसिबल है कि वो जॉनी को अप्रूव करें। तो अपने फादर के साथ थोड़ा फन करती है, थोड़ा मजाक करती है कि ताकि उनका मूड ठीक हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक बाथ टब लाया है ताकि तुम लंदन के अंदर बाथ टब में नहाती हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक बाथ टब खरीदूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टब लाया है। सो डैफन जो है अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ कर्टेन यहाँ पे अपने किचन में डालती है और उसके पीछे बाथ टब को रख दिया जाता है ताकि कर्टेन के पीछे अब वो जाके नहा सके। उसके बाद जैक जो है वो अपने काम के लिए निकल जाता है और बेटी जो है वो अपने बाथिंग के लिए चली जाती है। पहली बार यहाँ पे घर में उसके पास बाथ टब आया है और वो बाथ टब में नहाने जा रही है, काफी खुश है, बच्चों की तरह बिल्कुल उसकी खुशी यहाँ पे झलक रही है। सो द कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूज व्हाइल बेटी इज इन द बाथ। वो
उसकी मदर किचन में है और किचन में ही उसका जो बाथटब रखा हुआ है, तो वो काफी खुश है, बातें भी कर रही है। एंड डैफिन जो है सी इज शेयरिंग सम मोर लोकल गॉसिप, और वहां पे कुछ बस गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, उसके बारे में की बातें होती है। बेटी वापस नहा के जब वापस आती है तो रेडियो पे म्यूजिक बजा देती है, फिर से क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है। डेफिन जो है कहती है नहीं ये सब बकवास है, बंद करो, वो रेडियो को बंद कर देती है। फिर से माँ बेटी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटी जो है वो अपने मदर को गालियां देती है, एक्यूज करती है, तो कभी उसे एक अच्छी म्यूजिक सुनने नहीं देती हो, तुम कभी उसके अच्छे गुड बुक्स जो है तुम्हें पढ़ने नहीं देती हो, इवन चाइल्डहुड में भी तुमने मुझे अच्छी परवरिश नहीं की, कभी तुमने अच्छी किताबें नहीं पढ़ने दी। तो कहती है कि तुम्हारे अंदर रॉयल्टी की कमी है, अपने मदर को कहती है कि तुम्हारे अंदर रॉयल्टी की कमी है, यू डोंट हैव एनी मैजेस्टी, और तुम्हारा तो जो पूरी जिंदगी है वो खेत खलिहानों में गुजर गई है। यू हैव स्पेंड योर टाइम इन ग्रीन फील्ड्स एंड फ्लावर्स, तुम्हें किसी चीज की अकल नहीं है कि ये जो किताबें हैं, ये म्यूजिक हैं, किस तरह से माइंड को ग्रो करते हैं। So she is accusing her mother that she has a cluttered up mind with nothing. कह रही है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें समझ नहीं आता है कि मॉडर्न लाइफ कैसे जी जाती है। तुम्हारे लिए तो दुनिया बिल्कुल बंद हो चुकी है, कोई शटर है, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे हमें एक जनरेशन गैप दिखता है माँ और बेटी के बीच में, और ये कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसीलिए तुम हम सबको इग्नोर करती हो, हम सबको केयर नहीं करती हो, तुम्हें सीखना चाहिए। तो ये हर घर में आपको दिख जाएगा, हर जनरेशन गैप में आपको ये इस टाइप के डायलॉग जो है वो दिख जाएंगे। सो सी ब्लेम्स हर मदर सेइंग दैट यू डोंट ओपन अप वन डोर फॉर मी। तो ये कहती है कि तुम एक ऐसी माँ हो जिसने मेरे लिए एक भी दरवाजा नहीं खोला। वहीं रॉनी की माँ को देखो, वो मेरी कितनी केयर करती। रॉनीज मदर केयर्ड मोर फॉर हर। तो यहाँ पे सासू माँ की तारीफें ज्यादा हो रही हैं, अपनी माँ की शिकायतें चल रही हैं। सो यहाँ पे डफिन जो है वो काफी सरकास्टिक हो जाती हैं और कहती हैं रॉनी मस्ट हैव अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू चेंज बेटी। वो कहती हैं कि तुम्हें बदलने के लिए रॉनी ने सही में ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत किया आपका, क्योंकि तुम बिल्कुल बदल गई हो, तो पहले ऐसे नहीं थी। सो बेटी रिस्पॉन्ड्स बाय कोटिंग रॉनी। एक बार फिर से रॉनी की कोट है, यू कांट चेंज पीपल। ये कहती है कि नहीं, रोनी तो कहता है कि तुम आदमियों को बदल नहीं सकते। तो रोनी की फिलॉसफी है यू कांट चेंज पीपल, इसे यू कैन ओनली गिव देम सम लव एंड होप दे विल टेक इट। यहीं पे जो सेकंड सीन है, सेकंड एक्ट का सेकंड सीन, वो खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि बेटी ने अपने मदर को रोनी की फिगर काफी सक्सेसफुली प्रेजेंट करके दिखाई है। So she is clapping her hands on the music when the curtain drops. जब यहाँ पे पर्दा बंद होता है तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि बेटी म्यूजिक चला रही है, पॉप म्यूजिक चल रहा है, वो डांस कर रही है, तालियां बजा रही हैं। And finally her mother also smiles and claps her hand for the music. और इस तरह से ये एक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। एक्ट 2 खत्म हो गया और एक्ट 3 जो है वो आ चुका है। एक्ट 3 अब रॉनी के अराइवल का दिन है और दिन हो गया है अब सैटरडे। 2 वीक गुजर चुके हैं। जब एक्ट 2 शुरू हुआ था तो हमें पता लगा था कि बेटी को आए हुए 2 दिन हो गए हैं, और यहाँ पे थर्ड एक्ट में हमें पता लगता है कि अब 15 दिन गुजर चुके हैं और सैटरडे आ चुका है। और सैटरडे को रॉनी इनके घर अब आने वाला है। इसका मतलब अब घर के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होने वाले हैं और फिर रॉनी का अराइव हो गया। तो यहाँ पे टेबल सजा हुआ है। जब हमें ये सीन दिखाया जाता है, स्टेज दिखाया जाता है, तो स्टेज पे बहुत सारे फूड, तरह तरीके के फूड यहाँ पे सजाए हुए हैं और चारों तरफ 8 चेयर्स लगाए हुए हैं। 7 इनके फैमिली मेंबर्स हैं और 1 है रॉनी। सो देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स, मैंने बताया था। और बाहर काफी बारिश हो रही है, स्प्रेडिंग हेवीली आउटसाइड, बट बेटी काफी एक्साइटेड है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स आज एक साथ यहाँ पे आएंगे और रॉनी की तारीफें करेंगे और आज उसकी तमन्ना, उसके सपने पूरे होने वाले हैं।
सबसे पहले यहाँ पे स्टेज पे आते हैं फ्रैंक और पर्ल। ओके हेमलता, I'll show you the previous slide once I complete this one. So फ्रैंक और पर्ल, मैंने बताया फ्रैंक बेटी का भाई है, पर्ल इसकी बहन है, छोटी बहन है। So they are first to come because they are anxious to see the article. Article मतलब यहाँ पे रोनी को देखने के लिए सभी बेताब। और फ्रैंक जो है यहाँ पे जब आता है तो अपनी बहन की पेंटिंग को देख के काफी खुश होता है, जो कि अभी उसने वॉल पे लगा रखी है, क्योंकि रोनी को दिखाना है कि उसकी जो पेंटिंग है उसके घर में उसकी कितनी शोभा बढ़ा रही है। बेटी जो है she is asking her sister-in-law about her quarrel with Daphne. तो यहाँ पे बेटी जो है अपने सिस्टर इन लॉ से पूछती है कि उसकी डैफन के साथ क्यों झगड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे इसकी एक और सिस्टर है। आर्टिकल जो है, मतलब यहाँ पे आर्टिकल कौन है? रोनी है। रोनी आने वाला है। सो दे आर वेरी एंग्जियस टू सी दिस आर्टिकल, सो इट्स वेरी फनी। यस, सो यहाँ पे सूसन आती है और वो भी यहाँ पे अपने मदर से बातें नहीं करती है, ना ही पर्ल बातें कर रही है, ना फ्रैंक बातें कर रहे हैं, ना सूसन बातें कर रही है, कोई भी अपने माँ से बात नहीं कर रहा। तभी यहाँ पे जिमी और जेनी, हस्बैंड वाइफ, जो कि सबसे बड़ी बेटी है जेनी, ये आ रही है। They are also very curious to know about mysterious stranger. Again, mysterious stranger is indicating Ronnie. Ronnie कहाँ? तो ये जानते हैं कि जैसे ही रोनी आएगा बेटी शुरू हो जाएगी, उसे इंट्रोड्यूस करेगी, ढेर सारी तारीफें करेगी। So the talk is light-hearted and informal between among all the family members. और यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है रोनी के आने में, तो बेटी कहती है कि चलो पहेलियां बुझाने का गेम खेलते हैं। So he's suggesting some solving a puzzle or a moral problem. तो एक वो वहां पे पजल देती है लोगों को, कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाता है, और जब कोई सॉल्व नहीं कर पाता है तो बेटी को एक और चांस मिल जाता है और कहती है कि रोनी तो इसे चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो फिर से रोनी की फिलॉसफी, रोनी की तारीफ यहाँ पे चालू हो जाती है। सो अगेन शी जंप्स ऑन अ चेयर एंड बिगिंस अ हिस्टोरिक आउटबर्स्ट ऑफ हिज कोट्स। फिर से चेयर पे खड़ी हो जाती है और रोनी की ढेर सारी तारीफें, उसकी फिलॉसफी, उसकी प्रिंसिपल्स, उसके गुणगान जो है वो शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पे जब वो नाच रही है, तभी नॉक नॉक आवाज आता है डोर पे, और ऐसा लगता है कि रोनी आ गया। बट इंस्टेड ऑफ रोनी का एक लेटर आता है बेटी को। अब रोनी का एक लेटर आता है, इसका मतलब रोनी नहीं आया। जब वो लेटर को पढ़ती है तो शॉक हो जाती है, उसे सदमा लग जाता है, एंड शी इज नाउ स्पीचलेस। तो ऐसा क्या लिखा है इस लेटर? मिसेस ब्रायंट कहती है ये लेटर मुझे पढ़ने दो। वो लेटर उसके हाथ से छीनती है और जोर जोर से पढ़ के सबको सुनाती है, और उस लेटर में लिखा है कि रोनी ने बेटी को रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कॉमेडी के अंदर ट्रेजेडी हो गई। रोनी जिसकी इतनी सारी तारीफें चल रही थी, जब से इस घर में ये लड़की आई है तब से रोनी इसके सर पे सवार है, और अब पता लगा है लेटर में कि रोनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। So now Betty interrupts in between and ये लेटर छीन लेती है और कहती है कि नहीं, उसे आना ही चाहिए, वो कैसे ऐसा कर सकता है। So the entire family is confused कि ये लड़की क्या थी, किसके साथ रह रही थी, क्या बातें कर रही थी। So there is a sudden turn of the entire event. Everyone is silent. घर पे तरह तरह के पकवान बने हैं, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन अब सबके चेहरे पे उदासी छा गई है। तो जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो जैक है, चाहे वो डैफन है, बट जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ा सा गुमसुम हो गए हैं। और यहाँ पे बेटी का ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होता है। अब बेटी जो है वो आत्मचिंतन करती है। ओके, तो यहाँ पे लेटर ही आ रहा है। यस, सो नाउ बेटी कन्फेसेस कि हाँ, रोनी ने उसे इसलिए रिजेक्ट किया कि इसमें बेटी की ही कहीं गलती थी। वो खुद की मिस्टेक यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि रोनी को क्या चाहिए।
So she never bothered what Ronnie wanted to teach her. Never she tried to understand what he wanted. तो शायद ये वजह थी कि मैं रॉनी को ठीक से समझ नहीं पाई। मिस्टर ब्राइंट जो हैं वो यहाँ पे मजाक करते हैं, उसे इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर मिसेस ब्राइंट है, वो भी मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जो एप्पल होता है वो पेड़ से दूर नहीं गिरता, पेड़ के नीचे ही गिरता है। दैट इट डोंट, इसका मतलब जो तुम्हारा रूट है, तो तुम रूट के पास वापस आके टपक गई हो, तुम दूर नहीं गिर सकती हो। बेसिक बता रही है अपनी बेटी को कि जो एप्पल होता है वो रूट के पास ही गिरता है, अपनी जड़ के पास ही गिरता है। तो आज तुम अपने जड़ के पास आके गिर गई, तुम अपने रूट से भाग नहीं सकती हो, तुम अपने रूट से दूर नहीं गिर सकती हो, दूर नहीं जा सकती हो। और वही इस प्ले का टाइटल है। सो नाउ बेटी रेयरली रिक्वेस्ट हर फैमिली। बेटी कहती है कि आप लोग मजाक मत उड़ाओ मेरा, मैं काफी दुखी हूँ और मुझे कंफर्ट की जरूरत है, इस तरह से आप मजाक मत उड़ाओ मेरा। सो शी इज प्लीडिंग एवरीवन, लेकिन स्पेशली जो इसके माँ बाप हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इसको कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मिसेस ब्राइंट इग्नोर्स हर टोटली और कहती है कि इतना जो खाना बना हुआ है पहले खाना खत्म करते हैं, आओ बैठते हैं, खाना सदाते हैं, खाना फिनिश करते हैं, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मिसेस ब्राइंट को खाने की पड़ी है और इनकी बेटी को रोने की पड़ी है। तो बेटी जो है यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है जोर जोर से और कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, आई हेट सच टाइप ऑफ मदर। मिसेस ब्राइंट को गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी को जबरदस्त थप्पड़ जड़ देती है। She slaps her face. उसके बाद everyone is shocked at this harsh treatment. And Daphne gives a long speech और कहती है कि वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। आज तक डैफिन को किसने अच्छे तरीके से बात नहीं किया है। हर कोई जो है घर में उसे उलाहना ही देते रहता है, हर कोई कहता है कि तुम गवार हो। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे रिवील करती हैं और कहती हैं कि वो बेटी के किसी भी एक्यूजेशन को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिस माहौल में वो रह रही है गांव के अंदर, शी इज डूइंग हर बेस्ट। जितने पैसे उन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, दैट वाज द बेस्ट। फिर भी आज उसकी बेटी उसे एक्यूज कर रही है और कहती है कि तुम्हें तो बस अपने बातों की पड़ी है, तो अपनी बातें करते जाओ, डू द टॉकिंग। और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दुनिया में हर चीज पता है, यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे बेटी जो है वो अब शांत हो गई, जब से थप्पड़ पड़ा है बिल्कुल शांत हो गई है। एंड इन द डिफीटेड वॉइस सेज शी गॉट नो रूट्स। अब वो कहती है कि अपनी मदर से, अभी मदर ने उसे कहा था कि जो एप्पल होता है वो आके रूट के पास आके ही गिरता है, तो अब वो कहती है कि मेरी तो रूट ही नहीं है, एंड इट इज जस्ट अ मास ऑफ नथिंग। तो उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई रूट ही नहीं है। एंड शी ट्राइज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, और वो बताती है कि रूट्स होता क्या और एक फैमिली के रूट्स का इंपॉर्टेंट क्या है। कहती है कि रूट्स वो होता है जो आपको प्राउड फील करता है, जिसको आप देख के कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे अपने आप को प्राउड फीलिंग होती है। सो यहाँ पे इनफैक्ट इज नॉट ओनली रेफरिंग टू द रूट ऑफ अ फैमिली, बट इन जनरल कि इस वर्ल्ड का या इस वर्ल्ड के हर एक इंसान का जो ग्रोथ है वो इसके रूट को देख के पता लगता है। मतलब किसी की फैमिली को, किसी को समझना है तो आप उसको रूट को देखें, उसके खानदान को देखें। सो बेटी स्पीच ग्रोज मोर एंथुसियास्टिक। अब उसकी बातों में रोनी नहीं है। नाउ शी इज टॉकिंग लाइक अ मैच्योर गर्ल and she realizes that she has the ability to talk and voice her own opinions. तो अब ये खुद को एक मैच्योर लड़की समझ रही है कि अब बिना रोनी को लाए वो अपनी बातों को कह सकती। And she hates the fact that people don't make any effort to change their lives in spite of education. तो कहती है कि लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। She is directly referring to her parents, her father and mother.
कि ये लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं. वी डोंट फाइट फॉर एनीथिंग. वी आर सो मेंटली लेजी, वी माइट एज वेल बी डेड. तो कहते हैं कि हम जो मेंटली है वो लेजी, और इस तरह से तो हम मर जाएंगे, हम कुछ नहीं करना चाहते. सो यहाँ से उसका मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट हो जाता है. तो बिल्कुल जब प्यार में धोखा होता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है. तो सी कंटिन्यूज quoting Ronnie that it serves them right as it is their own bloody fault. कहती है कि रोनी की गलती नहीं है, वो गलती जो थी वो मेरी ही थी, और इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है. And she is highly excited now. She is feeling very happy. और अब वो कहती है कि she does not even mind when her family stops listening to her. अब वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी फैमिली मेंबर मेरी बुराई करते हैं, अगर वो मेरी बात नहीं सुनते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं समझदार रहती हूँ. And she is highly delighted that she has started talking without quoting Ronnie's anymore. बिना रोनी की बातों को बीच में लाए अब वो बातें कर सकती है. And finally, Betty overcomes her distress and feels elated, highly excited, highly happy, discovering her new oral ability. उसका जो ऑरा है, एक नया अवतार जो है अब इसका फिर से आ गया है. And she does not mind the fact that her family will continue to live as before. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उसकी फैमिली पहले की तरह रहे या ना रहे. Whatever happens, वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगी. So she stands alone and she articulates the last line, final words of the play with her confidence and determination to move further in life. जहाँ पर कहती है I am beginning on my own to fit. I am beginning. और यहीं पे ये प्ले जो है वो खत्म हो जाता है. तो इस लड़की की घर वापसी हो गई है और अब इसका जो है सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है. And this is how the play ends. So I hope all of you have liked the play and understood as well. हाँ जी, लास्ट लाइन जो है बिल्कुल जहां जहां मैंने रेड किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, तभी मैं उसे रेड करता हूँ. ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट. लास्ट स्लाइड प्लीज सर. तो इसमें आपने देखा कि बेटी का एक ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, एक चाइल्डिश कैरेक्टर से एक मैच्योर कैरेक्टर हो गई है. अब लास्ट में फिलोसॉफिकल बातें करती है, मोटिवेटिंग बातें करती है. तो कभी कभी प्यार में धोखा होना भी जरूरी है अगर सेल्फ रियलाइजेशन होना है तो. सर वो तो रोनी का नाम ऐसे रट रही थी जैसे राम राम रट रही थी. राम 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 लास्ट तक रटती रही बेचारी. तो प्यार में ऐसा धोखा हुआ कि कुछ मिला भी नहीं. हाँ जी बिल्कुल. तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ रोनी जो है यहाँ पे इस प्ले के अंदर हमें दिखता नहीं, वो केवल ख्यालों में ही रह जाता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस प्ले के अंदर कौन सा कैरेक्टर जो है स्टेज पे नहीं दिखता है. तो उसमें रोनी कान जो है स्टेज पे नहीं दिखता है, हालांकि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का.